गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का प्रतिभा कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, मैं उन सभी क्वेश्चन को एक कलेक्शन आपके लिए लेके आया हूं। 150-160 करीब क्वेश्चन होंगे और दोस्तों आप यकीन मानिएगा, आप ये क्वेश्चन करोगे तो संभवतः आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो ये जो क्वेश्चन है 5-5 6-6 बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत की है ना, तो दोस्तों इसी कड़ी में हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत, और इसमें हम डिस्कस करेंगे 160 के समथिंग क्वेश्चन होंगे। और हर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए बहुत मेहनत से पीडीएफ बना के हम आपके सामने लेके आए हैं। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है ना। तो जो मोहनजोदड़ो था दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी इमारत थी धन्यागर। अब ये लुप्त हो चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो पशुपति भगवान की पूजा करते थे। किसकी करते थे? पशुपति भगवान। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पुरालेख शास्त्र होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जो पुरालेख शास्त्र है उसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, लेखों का जो संरक्षण होता है विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों लेखों के संरक्षण को हम क्या बोलते हैं? म्यूजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? म्यूजियोलॉजी। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थीं। तो दोस्तों जो शहरों की गलियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता की, चौड़ी और सीधी थी, और वो एक चौराहे पे मिलती थी। उस चौराहे को क्या बोल जाता था, आप बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे उसको ऑक्सफोर्ड सर्किल बोला जाता था, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद बता दिया, आप कमेंट करके बताते नहीं हैं कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, और ये टॉप 160 करीब क्वेश्चन है दोस्तों, और ये वो हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, है ना। इसी तरह से हम सारी पार्ट वाइज पूरी जीएस कवर करेंगे, है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों वो पाए जाते हैं सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, सॉरी गाइज। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो थी हमारी अज्ञात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा भवन है वो है धान्यागार। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था, है ना। तो दोस्तों जो विशाल स्नानागार था वो मिला था हमारा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी पूजा थी। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो क्या करते थे, नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति थी वो वहाँ की मतलब एक तरीके से बहुत प्रमुख पूजा थी, उस मूर्ति की वो पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन होगा, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो देवी माता की पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो दोस्तों कई सारे बंदरगाह थे, लेकिन जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल। ठीक है दोस्तों, इसको हम पतन नगर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। दोस्तों इसमें जो यज्ञ वगैरह जो होते हैं धार्मिक अनुष्ठान, वो किस कौन कराता है? यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद क्या हैं। तो उपनिषद जो हैं दोस्तों वो हैं हिंदू दर्शन के प्रमुख स्रोत। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो था दूध और इसके उत्पाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न में से कौन सा अन्न सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था, है ना। सबसे पहले कौन सा अन्न प्रयोग हुआ था दोस्तों, तो सबसे पहले जौ यानी कि यव, किसका यूज हुआ था? जौ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक आर्यों ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो वैदिक आर्यों ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, वेद शब्द का क्या अर्थ है। तो जो वेद शब्द है उसका अर्थ क्या है? ज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम कौन कौन से हैं। तो जो 4 आश्रम है वो हैं ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। दोस्तों प्राचीन काल में 100 साल माना गया था मनुष्य का जीवन, तो 25 साल ब्रह्मचार्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आर्य पूर्व में सफल क्यों रहे, यानी जो पूर्व पूर्व के लोगों के साथ उनका संबंध था उसमें वो क्यों सफल रहे थे।
क्योंकि दोस्तों उन्होंने घोड़ों द्वारा रथ का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक काल में वर्ण व्यवस्था आरंभिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों आरंभिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी, है ना, किस पे थी? व्यवसाय पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आर्यों को एक जाति कहने वाला ये पहला यूरोपियन कौन था? तो दोस्तों वो था मैक्स मूलर। कौन था? मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहा था। अगला क्वेश्चन है, आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? जो आर्यों ने भारत में पहली बस्ती बसाई थी वो कहाँ बसाई थी दोस्तों? वो थी सप्त सिंधु। कहाँ पे? सप्त सिंधु। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ यहाँ पे, निम्न में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से चुनाव में शामिल होती थी? तो दोस्तों जो चुनाव में शामिल होने वाली सभा थी वो थी समिति। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वैदिक राजा अपनी जनता से जुड़ा था उसे क्या कहते थे, है ना? जो वैदिक राजा जो अपनी जनता से कर लेता था दोस्तों, है ना, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप है, जो कर लेता था उसको हम क्या बोलते थे? उस कर को बोलते थे हम बलि। क्या बोलते थे? बलि। दोस्तों खुद टाइप करना होता तो कभी कभी क्या हो जाता है कि मिस प्रिंट हो जाता है, मोबाइल से टाइपिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उम्मीद है आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो हमारा जो गायत्री मंत्र है दोस्तों वो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों उसका आंसर होगा ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये हमारा राज चिन्ह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जो कैवल्य का अर्थ है वो है जैन से, ना, वो पूर्ण ज्ञान को ये कैवल्य बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों ये अपने पवित्र ग्रंथ को क्या बोलते थे? अंग। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है ना, आप इनको समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू पर स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों जो माउंट आबू पर दिलवाड़ा का मंदिर है वो प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? मैंने अभी बताया था राजस्थान में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित हुई? तो जो पहली बौद्ध परिषद थी वो राजगृह में आयोजित हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा पता चलता है? जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था वो किसके द्वारा पता चलता है? अशोक का रूमनदेही अभिलेख, है ना, रूमनदेही स्तंभ से इसका पता चलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो जो बुद्ध थे वो किस वंश से थे? वो थे दोस्तों शाक्य वंश से। किससे थे? शाक्य वंश से। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो जो प्रथम बौद्ध परिषद थी दोस्तों वो राजगृह में हमारी आयोजित की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा हर्ष ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का क्या अर्थ है? तो दोस्तों बुद्ध का अर्थ होगा, क्या होगा? बुद्ध का अर्थ है हमारा ज्ञान की प्राप्ति। क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में साहित्य मतलब ये साहित्य की पहचान कीजिए, क्या है? तो जो त्रिपिटक है ना दोस्तों वो बौद्धों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वो कौन कौन से दो वर्ग थे? दोस्तों वो वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। इन दो वर्गों को जोड़ के बौद्ध धर्म ने समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा था। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 160 क्वेश्चन है, कम से कम 4 4 5 5 हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए? तो दोस्तों धातु के जो सिक्के थे सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। अगला क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रचना की गई थी किस भाषा में? तो उसका आंसर है दोस्तों पाली भाषा में। ठीक है ना। जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म था वो किस भाषा में था? पाली में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है? तो दोस्तों सबसे बाद वाला जो बौद्ध ग्रंथ है वो है हमारा वाम सात पाकशिनी। थोड़ा नाम कठिन है, से रिवाइज कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म कौन सा सबसे बाद वाला? वाम सात पाकशिनी। ठीक है ना, एक साथ है ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के किस जीवन की घटना से है ना? तो जो बुद्ध को बैल का संबंध है वो उनके जन्म से संबंधित है दोस्तों, है ना।
बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों, वो हुआ था बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में, है ना। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो जो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे दोस्तों? उनको बोलते थे हम त्रिरत्न। क्या बोलते थे? त्रिरत्न, ठीक है ना, त्रिरत्न हम उनको बोलते थे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध, ये थोड़ी बुद्ध का, जो भगवान बुद्ध थे उनका समकालीन था? तो दोस्तों बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसन्नजित और पथराज, चारों ही बुद्ध के समकालीन थे, है ना, ये याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों, किस वर्ष हुई थी? दोस्तों थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम है, ये बुद्ध, इस ये वाले बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध। तो बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, है ना। अगला हम, महावीर स्वामी कौन थे? तो दोस्तों महावीर स्वामी जैनों के 24वें तीर्थकर। कौन थे? जैनों के 24वें तीर्थकर। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जो जैन धर्म की स्थापना की थी वो की थी महावीर स्वामी ने। किसने? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन होगा, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों सही आंसर होगा पावापुरी में, है ना। कहाँ पे होगा? पावापुरी। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को बोला जाता है अंग। क्या बोला जाता है? अंग। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त ने अब जीवन के अंतिम दिनों में क्या कर लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो जैन केंद्र है वो सब दक्षिण भारत में कहाँ पर है? वो है श्रवणबेल गोला, ठीक है, श्रवणबेल गोला। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पुराना लोह युग किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों लोहा युग है जो चित्रित धूसर मृद भांडों से जुड़ा हुआ है ना। चित्रित धूसर एक मतलब वो होते थे जिनपे मतलब रेड कलर के होते थे ये। अगला क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? जो दोस्तों छठी शताब्दी ईसा पूर्व था, मगध में लोहे का विशाल भंडार था। अगला क्वेश्चन है, मगध के विकास के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो जो मगध का विकास किया था दोस्तों वो बिंबिसार ने किया था, ठीक है ना। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया, है ना। तो सबसे पहले जो युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था वो किया था उत्तर मगध, है ना, ठीक है दोस्तों। उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो किसने किया था दोस्तों? मगध ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों स्रोत सामग्री किस भाषा में लिखे जाते थे? संस्कृत में, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, हेरोडोटस को क्या क्या माना जाता है? जो हेरोडोटस दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? वो इतिहास का जनक था, है ना, इन हिस्टोरिका प्लान इन बुक लिखी थी एक, उसमें ना हिस्ट्री के बारे में बताया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहाँ पर हुई थी? तो सिकंदर और पोरस की जो लड़ाई हुई थी वो झेलम के पास हुई थी। कहाँ पे हुई थी? झेलम के पास। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभाष्य किसने लिखा है? तो महाभाष्य किसने लिखा है दोस्तों? पतंजलि ने। किसने? पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने की प्रमुख भाषा कौन सी थी? मैंने अभी बताया था संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों अशोक के शिलालेख थे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है ना, मुख्यतः, एक दो अलग भाषा में थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र में है। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कौटिल्य ने जो पहली पुस्तक जो अपनी लिखी थी पुस्तक वो थी अर्थशास्त्र, है ना, ये मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। अगले क्वेश्चन में देखता हूँ, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पे थी? तो दोस्तों तक्षशिला में अशांति थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे।
अशोक की प्रशासनिक नीति में बाहरी परिवर्तन किस घटना से आया? तो दोस्तों जो अशोक की प्रशासनिक नीति थी उसमें बाहरी परिवर्तन किस घटना से आया था? 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके कारण इसकी जो घटना से परिवर्तन आ गया था। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? तो दोस्तों किसका नाम था ये? अशोक का नाम था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग के युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो जो रॉक लेख था यानी कि शिलालेख 13 उसमें इनके रूपांतरण को दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो था मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी थी? तो दोस्तों इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो दोस्तों जो बौद्ध भिक्षु कौन था? वो उपगुप्त। इससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्न में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो दोस्तों जो चाणक्य था वो कहाँ था? तक्षशिला से। ठीक है ना, किससे संबंधित था? तक्षशिला से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जो कलिंग युद्ध था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन होगा, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो जो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो है ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। किस प्रसिद्ध शासकों को शिलालेख का जनक कहा जाता है ना? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों अशोक को। किसको? अशोक को। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक कौन होता था? ये होता था जिला प्रशासक। कौन था? जिला प्रशासक। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य के बाद कौन आए थे? शुंग दोस्तों, है ना, शुंग वंश ने। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधार कला। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो दोस्तों वो हिंदी यूनानी कला का संयोजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन के नाम से जाना जाता है? तो वो है दोस्तों गांधार, है ना। अगला क्वेश्चन, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक और पतंजलि में से कौन कनिष्क का राजवैद्य था? तो दोस्तों चरक था। कौन था? चरक। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर होगा हमारा सिमुक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम था? दोस्तों पाणिनि ने किसकी लिखी थी? अष्टाध्यायी, है ना, संस्कृत का ग्रामर की बहुत अच्छी बुक है अष्टाध्यायी। ठीक है। मिलिंद पन्हो क्या है? यानी कि बौद्ध पाठ है दोस्तों, एक बौद्ध है ना, बौद्ध संवाद है ये, बौद्ध संवाद है ना। मिलिंद पन्हो, है ना। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो शक संवत जो था कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? जो बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक था कौन था? वो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में विकसित हुई थी? तो जो कला की जो गांधार शैली थी वो कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुई थी। अगला, प्राचीन काल में निम्न में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल। कौन था? खारवेल। अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल किस वंश के महानतम शासक थे? तो वो थे कलिंग वंश के, है ना, आप याद रखेंगे। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था किस धर्म को, है ना? तो उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारे, इन क्वेश्चन में क्या होगा, ये पूरी एंशिएंट हिस्ट्री के जो टॉप क्वेश्चन होंगे मैं इसमें लेके आया हूँ, है ना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। रेलवे हो, एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्राचीन भारत में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? जो सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था वो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? जो सबसे पुरानी विद्यापीठ है वो है तक्षशिला। महरौली में संग्रहित स्तंभ को किसने स्थापित किया? जो महरौली में संग्रहित स्तंभ है उसको गुप्त वंश ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो दोस्तों जिसने विक्रमादित्य की पदवी की थी वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है ना? तो दोस्तों उसको बोला विक्रमादित्य। क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त काल के दौरान चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो जो गुप्त काल के दौरान चांदी के सिक्के थे उनको बोलते हैं रुपयक, है ना दोस्तों? यहाँ पे रुपयक है ना, आदिपा होगी फिर ये पूरी यार रुपयक बोल देते उसको। निम्न में से किस संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? जो गुप्तों के है ना गुप्तों का प्रेम था तो संगीत के प्रति बहुत ज़्यादा था। निम्न में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो दोस्तों जो गुप्त काल में सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया? तो जो गुप्त वंश था वो 319 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है ना? कब शुरू किया था? 319 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां का वर्णन किया गया है? जो इलाहाबाद स्तंभ है दोस्तों उसमें समुद्रगुप्त की है ना, समुद्रगुप्त की स्मृतियों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? दोस्तों ये जो हरिसेन ने समुद्रगुप्त की बारे में इसको बताया गया और हरिसेन ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? जो पंचतंत्र की कथाएं उनका संकलन किया था विष्णु शर्मा ने गुप्त काल के दौरान, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक है कालिदास। बराहमिहिर कौन थे दोस्तों? बराहमिहिर थे एक प्रसिद्ध खगोलविद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थीं? तो किसके शासनकाल के दौरान की गई थी? गुप्त शासनकाल के दौरान, ठीक है ना। सॉरी गाइस। अगला क्वेश्चन है, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जो चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर है वो है तंजावुर में, ठीक है। कहाँ पर है? तंजावुर में। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? जो संगम साहित्य के संरक्षक थे वो थे पांड्य, है ना। पांड्य उसके संरक्षक थे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? यानी कि उसको क्या और बोला जाता है? तो उसको रथ मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो जो रोमन व्यापार का केंद्र था दोस्तों वो था हमारा अरिकमेडु। कौन था? अरिकमेडु। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो दोस्तों गंगा को जो है उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था राजेंद्र चोल, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, चोल राजा राजेंद्र ने निम्न में से कौन सी पदवी धारण की थी? तो दोस्तों उसने 3 पदवी धारण की थी। उन कौन कौन सी 3 थी? वो गंगेगौंड, मुंडीकोंडा और पंडित चोल, है ना। 3 की थी, कौन कौन सी? गंगेगौंड, मुंडीकोंडा और पंडित चोल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित थे? तो जो चोल मंदिर थे वो शिव के लिए समर्पित थे, है ना, भगवान शिव। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी वो थी बादामी या बातापी। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, एलोरा में कैलाश नाथ के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो एलोरा में जो कैलाश नाथ का मंदिर था उसका निर्माण किया था कृष्ण फर्स्ट ने। किसने? कृष्ण फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, पूरी एंशियंट हिस्ट्री इसमें कवर होगी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने, है ना। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किस धर्म के? दोस्तों 3 धर्म है, हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों के वो मंदिर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? तो कौन सी बुक लिखी थी उसने?
कविराज मार्ग, कौन सी थी? कविराज मार्ग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम के सप्त पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो दोस्तों जो सप्त पगोड़ा हैं वो पल्लवों के साक्षी है ना, पल्लवों की जो कला थी उसके साक्षी हैं। पुलकेशन द्वितीय किस वंश का महानतम शासक था? दोस्तों वातापी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था पुलकेशन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है? तो उसका सही आंसर होगा हमारा ऐहोल अभिलेख। क्या होगा? ऐहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, रवि कीर्ति जो कि एक जैन थे और उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था उनको? तो दोस्तों उनको था पुलकेशन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त। किसका था? पुलकेशन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था पुलकेशन द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था दोस्तों? तो वो किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। निम्न में से किस चोल राजा ने लंका को जीता था? तो दोस्तों राजा राज प्रथम ने श्रीलंका को सबसे पहले जीता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो दोस्तों राजा राज प्रथम ने। किसने? राजा राज फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने इस राजधानी गंगाईकोंडा को चोलापुरम का निर्माण किया है ना? किस शासक ने राजधानी गंगाईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? तो वो किया था राजेंद्र ने, ठीक है ना। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल राजाओं का शासन कहाँ पर था? तो दोस्तों तमिलनाडु में था उनका शासन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य था उसकी राजधानी उरायूर में थी। कहाँ पे थी? उरायूर, है ना। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो जो कथा सरित सागर थी वो लिखी थी सोमदेव ने। किसने? सोमदेव ने, है ना। अगला क्वेश्चन है, विक्रम देव चरित के लेखक कौन थे? विक्रम देव चरित के लेखक थे बिल्हड़। कौन थे? बिल्हड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हर्ष चरित का लेखक कौन था? तो इसका लेखक थे बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट हर्ष चरित के लेखक। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो होगा वो उड़ीसा में स्थित है। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कब स्थापित की थी, है ना। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही आंसर ये दे रखा है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी, है ना। और ये कब की थी अगर इसकी बात आए तो ये छठी शताब्दी में इसने अपनी जो राजधानी थी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी, है ना। ये मैंने फैक्ट लिख दिया था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक थे हमारे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो दोस्तों असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। यहाँ पे याद रखेंगे। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो कंबोडिया का जो सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर था वो किसने बनवाया था दोस्तों? वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो दोस्तों कादम्बरी की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। किसने की थी? बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो था किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था हमारा तेजपाल ने। किसने? तेजपाल। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो खजुराहो के जो मंदिर है उसका निर्माण चंदेल राजपूतों ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो दोस्तों जो मिहिर भोज हैं वो राजपूतों के प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। किससे? प्रतिहार। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा था भोज, यानी कि मिहिर भोज इसके अंतिम राजा थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो है बिहार में। कहाँ पे? बिहार। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में देखो
श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किसने किए थे? तो वो थे आदि शंकराचार्य द्वारा। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों वो तो बख्तियार खिलजी है ना। कौन था? बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन का किसको किसने पराजित किया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन को सबसे पहले किसने पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो हर्षवर्धन का तो समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था, वो था पुलकेशन द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हो, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? है ना, जो हर्षवर्धन की राजधानी थी वो कहाँ थी? वो थानेश्वर थी, ठीक है ना, थानेश्वर। कुछ टाइम के लिए उसने मथुरा को भी अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था, किसने किया था दोस्तों? प्रतिहारों ने। किसने किया था? प्रतिहारों ने। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, सांची का जो महान स्तूप है वो कहाँ पर है? सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? तो उसका सही आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, चचनामा में कौन सी विजय का इतिहास दर्ज है? तो दोस्तों चचनामा में अरब का इतिहास दर्ज है। किसका दर्ज है? अरब का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंध विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति थे, वो थे मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने कब की थी? 712। अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने हराया था? तो दोस्तों तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी कब हुई थी? 1192 में हुई थी, और इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। 1191 में पहली हुई थी और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो दोस्तों तराइन की दूसरी लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था। अगला क्वेश्चन था, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो उत्तर होगा दोस्तों बघेल भीम। ये एक राजपूत राजा था, है ना, 1178 में इसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो ये थी दोस्तों हमारी हिस्ट्री का जो, इसमें क्या किया हमने, पूरी प्राचीन भारत खत्म करने की कोशिश की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इनको एग्जामों में पूछा गया है, आप इनको देखेंगे अच्छे से, है ना, वन लाइनर क्वेश्चन है और काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसी चक्कर में चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।